अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, मेरे आज के ख़ास मेहमान साबिक़ चेयरमैन FBR जनाब शहबाज ज़ैदी और स्टूडियोज़ में मौजूद है सैयद मेहताब हैदर, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, फ़ाइनेंस की रिपोर्टिंग करते हैं। शहबाज ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताएं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट ऐलान कर दिया है और अली अमीन गंडापुर ने आज असम्बली में भी उसके कुछ खदोखाल बताए हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ है? एक सूबाई असम्बली ने पहले से ये बजट का ऐलान कर दिया है, इसका क्या मतलब क्या है और वो सूबा कहना क्या चाह रहा है? देखिए, इसमें कोई, जहाँ तक मेरी पोजीशन है, कोई क़ानूनी रुकावट नहीं है, मगर ये क्योंकि सूबाई बजट का जो बुनियादी पैसा आता है, रिसीट जो आती है, वो आती है फेडरल गवर्नमेंट की एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू द प्रोविंसेस से। तो अगर वो उनको डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट से कोई इंडिकेशन होगी कि कितना एलोकेशन मिलने वाला है, उस बुनियाद पर उन्होंने ये बजट अनाउंस किया है। इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है। अगर वो अमाउंट चेंज होगा तो वो अपने पोजीशन को रिवाइज करेंगे, क्योंकि उनकी जो बुनियादी पैसे आने वाले हैं वो तो फेडरल गवर्नमेंट से ही आएंगे। तो ये 1754 अरब रुपए का बजट है, तो आपके ख्याल में माजी में तो इसका लास्ट जो फिगर्स हमारे पास जो आए हैं वो तकरीबन 1300 अरब रुपए से ज़ायद के फिगर थे गुज़श्ता जो बजट के फिगर से। तो आपके ख्याल में कोई गैर मामूली इसमें इजाफा हुआ है तरक्याती कामों के लिए, प्लानिंग के लिए? कोई जो हमें फिगर्स मिल रही हैं वो यही है ना कि जो IMF ये कह रहा है कि आप 25% कम अज़ कम इंक्रीज करें रेवेन्यू में, तो ये तकरीबन 25% ही बनता है ना, 25%। जी, तो इसलिए कोई इसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है और इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि जो IMF के साथ पाकिस्तानी वफाकी हुकूमत की जो कमिटमेंट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उन कमिटमेंट्स को पूरा करने का उन्होंने यकीन दहानी कराई है वफाकी हुकूमत रेवेन्यू के हवाले से? नहीं, अगर देखे ना, मैंने आपको पहले समझाया ना कि अगर फेडरल गवर्नमेंट की एलोकेशन कम होगी तो गंडापुर साहब को रिवाइज करना पड़ेगा, उनके पास कुछ चॉइस थोड़ी है। वो तो ऑटोमेटिकली जो अमाउंट आएगा उसमें बजट बनाएंगे ना। वो ये थोड़ी कह सकते हैं कि मुझे इतने पैसे हर हाल में चाहिए। जो NFC का डिसाइडेड इशू है उस पर जो परसेंटेज मिलेगी उनको, उसके हिसाब से बन जाएगा। ठीक। मेहताब हैदर साहब, आप कैसे देखते हैं इसको? ये क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है, तो मगर शहबाज ज़ैदी साहब कह रहे हैं ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर ये अनयूजुअल है, पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पहले कर दिया हो। ये बात ठीक है कि जो NFC के तहत सूबों का शेयर है, अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो फेडरल डिविजिबल पूल है उसमें कितने टैक्सेस जो है वो अगले साल की प्रोजेक्शन दिखाती है, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में भी हम जा रहे हैं। और NFC के तहत जो लास्ट NFC हुआ था 2010 में, उसके तहत सिर्फ बलूचिस्तान को जो है वो श्योरिटी है कि जितना बजट में अनाउंस हुआ है वो पैसे उनको मिलेंगे। बाकी जो तीनों सूबाई हुकूमतें हैं वो बेसिकली कलेक्शन के ऊपर जाती हैं कि जितनी FBR की कलेक्शन होगी और फेडरल डिविजिबल पूल में पैसे आएंगे उसी हिसाब से सूबों को मिलेगा। तो ये एक अनयूजुअल है, एक सिंगलिंग जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने की है। अब देखना ये है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या बजट अनाउंस करती है, उसमें कितने पैसे रखती है और अगले माली साल के दौरान कितने पैसे जो है वो तीनों सूबों के अंदर, और ख़ासकर जो चौथे को भी शामिल करें तो फेडरल डिविजिबल पूल के तहत उनको कितने पैसे मिलते हैं। अगर ये गवर्नमेंट चेंज करती है, क्योंकि ज़्यादा इन्हिसार मरकज़ के पैसों के ऊपर है, तो उसी हिसाब से वो अपने पैसों को रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, मतलब वफाकी हुकूमत पे कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड नहीं होगा। शहबाज ज़ैदी साहब, आम लोगों के लिए आने वाले बजट में आप क्या देख रहे हैं? और ये बाकायदा तो अब एक मौला बजट लगना शुरू हो गया है, क्योंकि पहली बार बराह रास्त IMF के ज़ेर असर ये तमाम मामला तय किए जा रहे हैं और बजट के अंदर भी शायद तारीख में पहले
इतनी मुदाखलत नहीं थी जितनी अब हम देख रहे हैं IMF की है। तो आम लोग क्या तवक्को कर सकते हैं गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी के हवाले से? क्या ये बढ़ेगी या कम होगी? देखिए, हमारी जो डिस्कशन मईशत के बारे में होती है सिर्फ इस बात पर होती है कि IMF की मुदाखलत कम हो रही है या बढ़ रही है, या IMF क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल IMF के शिकंजे में है, मगर पाकिस्तान माशी, माशरती, सियासी, क़ानूनी और बहुत से ज़ावियों में एक नाकाम रियासत साबित हो चुका है। और नाकाम रियासतें बजट नहीं बनाया करती, वो बजट गुजारा करती हैं। प्रॉब्लम हमारी ये है कि ना हमारा मीडिया, ना हमारा गवर्नमेंट्स, कोई भी गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इमरान खान गवर्नमेंट, वो इस बात को रियलाइज़ करने को और इस बात को पब्लिकली कहने को तैयार नहीं है कि ये मुल्क माशी तौर पर नाकाम हो चुका है, जिसमें आबादी का शरह नमू 3% है और GDP का शरह नमू 2% है और ग्रोथ का शरह नमू 2 से कम है, जिसमें 85% बैंकों की बोरोइंग गवर्नमेंट बोरो कर रही है, जिसके अंदर हम एक डॉलर के लिए लोगों के दर दर पे फिरते हैं, जहां पर हम इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को बुलाते हैं और वो हमें ठोकर मार के चले जाते हैं। मुझे तो समझ ये नहीं आती कि हमें ये इतनी बड़ी बड़ी बातें, बजट और मुल्क की तरक्की और पावर्टी की कमी और आम आदमी की भलाई, ये बातें करते हुए हमें शर्म आनी चाहिए। मगर शहबाज साहब, अपनी नाकामी तस्लीम करने का हमें क्या फ़ायदा होगा? अपनी नाकामी आपकी बात नहीं कर रहा मैं, ये वज़ीर ख़जाना को असेंबली में खड़े होकर कहना पड़ेगा। देखिए, बात ये नाकामी को तस्लीम करे बगैर कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। आप ये खड़े खड़े मुस्तकिल बोलते रहें कि इमरान खान ने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ख़राब कर दी, नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी ख़राब कर दी, फ़ौज ने मेरी कर दी, उसने ये कर दी। ये जो हम एक दूसरे की पिंग पोंग खेल रहे हैं, इससे अवाम को निकालें, अवाम को ये बताएं कि हम अगले 10 साल में आपको कोई बुनियादी सहूलत नहीं दे सकते जब तक हम एक कौम पे, एक सिस्टम पे नहीं चलेंगे। अभी थोड़े दिन पहले अर्जेंटाइन में इलेक्शन हुआ था, वह अर्जेंटाइन में एक प्रेसिडेंट जीत कर आया। उसने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले 3 साल तक मैं आपको कोई कंसेशन नहीं दे सकता और आप सबको मिल के काम करना पड़ेगा। आप बताएं, हमारे किसी वज़ीर आज़म ने, किसी वज़ीर ख़जाना ने कभी ये बात कही है कि भाई ये नहीं चल सकता, इसमें प्रॉब्लम है, हमें साथ डालना पड़ेगा, हमें दुकानें शाम को 6 बजे बंद करनी पड़ेंगी, दुकानों को रजिस्टर करना पड़ेगा, स्मगलिंग को रोकना पड़ेगा? ये बातें किसी ने की? अब ये IMF आ गया और IMF की सख्ती और बिजली और पानी और ये सब बातें लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए की जाती हैं और लोग इस पे बेवकूफ़ बनते रहते हैं। और मेरा जैसा आदमी अब इन चीज़ों में कभी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, ना मुझे सबको अंदाज़ा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। और ये मैं किसी पाकिस्तान और कोई दूसरा इंसान ये कहे कि मैं गैर मुहिब्बे वतन हूँ और वो ये कहे कि वो पाकिस्तान का बड़ा मुहिब्बे वतन है और वो पाकिस्तान की नाकामी का एतराफ़ नहीं करना चाहता, उसकी हुब्बे वतनी बढ़ जाती है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं होती कि घर में खाने को रोटी नहीं है और अब अंदर बैठ के नारे लगा रहे हैं। अच्छा, तो पहले आप ये एक्सेप्ट करें, उसके बाद सवाल क्या है? सवाल मैंने आपको कहा ना, पहले पाकिस्तान इस बजट में ये खात्मे के लिए महंगाई तो यार महंगाई तो इसलिए है ना, महंगाई इसलिए है ना कि महंगाई इसलिए है कि बिजली का आपको 2 ट्रिलियन रुपीस का डेफिसिट पूरा करना पड़ता है और उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हो और नोट छापते हो तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। तो जो 2 ट्रिलियन का बिजली का डेफिसिट है
उस पर बात करें ना मेरे साथ। और ये क्यों नहीं कहते कि बिजली कम पैदा करें, कि लोगों को कि कम से कम एक डेफिसिट कम हो और सुबह दुकानें खोलें और जल्दी बंद करें। ये कोई नहीं कहता। 2 ट्रिलियन के डेफिसिट के बारे में गुफ्तगू होती जाती है। तो ये जो हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं, इसका कोई फायदा है? तो फिर इस बजट में क्या होगा? मसला क्या है? आप क्या देख रहे हैं इस बजट में? क्या होगा? बजट में कुछ भी नहीं होगा। बजट में कुछ भी नहीं होगा। बजट में क्या होगा? उस बेचारे के पास कुछ करने को होगा तो करेगा ना बेचारा। वो क्या करेगा? वो एक जो IMF जो 2-4 चीजें लिख के दे देगा, वो आके वो पढ़ देगा और हम जैसे आके उसमें तकरीरें कर रहे होंगे। कुछ आगे से जिसको मीडिया जो है वो गवर्नमेंट के फेवर में बोल रहा होगा, उनको वहां से पैसे मिल रहे होंगे। कुछ मीडिया गवर्नमेंट के आगे से बोल रहा होगा, उनको वहां से पैसे मिल रहे होंगे। मेरे से पागल तो आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे ना। सही ये कहानी है। अब इस पे कहानी को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं? बिल्कुल सही। मैं बता दूंगा कि मैं आपको बता सकता हूँ, आज बता सकता हूँ कि जियो पर क्या आएगा और एयरवाई पे क्या आएगा। आज मुझसे आप पूछ लें आज। सही मैं बता देता हूँ क्या आएगा। ठीक। अच्छा मेहताब हैदर साहब, तो ये बिला वजह की बातें साहब को भी आप समझते हैं कि हमें बरमला अपनी नाकामी का एतराफ़ करना चाहिए? तो क्या इससे कौम में बददिली और मायूसी नहीं फैलेगी? बजट में फिर हम क्या पेश कर रहे हैं उन्हें? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि वो इस चीज़ का ये कह रहे हैं कि हम जिस अंदाज में इकॉनमी को चलाते रहे हैं उससे हमारे मसाइल हल नहीं हुए। इसमें तो वैसे कोई शक नहीं है कि हम बुनियादी, जिनको ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट स्ट्रक्चरल वो कहते हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जी। वो स्ट्रक्चरल, एक तो ये रिफॉर्म का वर्ड भी जो है ना बड़ा अजीबोगरीब सा ही है पाकिस्तान में, क्योंकि जब भी ये रिफॉर्म का लफ्ज़ होता है तो मेरा एंटीना खड़ा हो जाता है कि यार पता नहीं क्या होने वाला है, अब कमेटी बनने वाली है, पता नहीं क्या होगा। तो बुनियादी तौर पे आप ये देखें, ये बात तो ठीक है कि हम एक ऐसी सतह पे पहुंच चुके हैं। ये 24वां प्रोग्राम है जो हम IMF से करने के ख्वाहिशमंद हैं, और उसके अंदर ये प्रोग्राम जो ख़तरा है, और मैं समझता हूँ आप ये शब्बर ज़ैदी साहब से भी पूछें, मुझे जो ख़तरा है ये प्रोग्राम अगला जो IMF का होगा ये फ्रंट लोडेड होगा। फ्रंट लोडेड से क्या मुराद है? फ्रंट लोडेड से मुराद ये है कि आप एक ऐसा बड़ा टारगेट FBR का रखें कि जो टारगेट FBR अचीव करने के काबिल ही नहीं है। जब वो टारगेट बड़ा रखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड पे तो हम बात ज़्यादा करते नहीं हैं, चूँकि हमने एक्सपेंडिचर्स अपने कम नहीं करने, अल्ले तल्ले अपने कम नहीं करने। तो उसके नतीजे में होगा क्या कि हर 3 से 6 माह के बाद एक मिनी बजट की बात हो रही होगी। एक तरफ तो ये मसला है, और ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस हम नहीं कर सकते। ये ताजरों की, ये 50,000 की आप इनसे पूछिएगा कि CNIC की इन्होंने एक शर्त लेकर आए थे और उस पे सारे ताजर बाहर आ गए और उन्होंने कहा जी हम तो इस पे अमल ही नहीं कर सकते। अभी जो ताजर दोस्त स्कीम है, मुझे तो इसके नाम पे भी इख्तलाफ है, आप इसको लाने की कोशिश की, वो बुरी तरह से नाकाम हुई है। अभी तक 30 अप्रैल तक 75 लोग आए थे सिर्फ, अभी कह रहे हैं कि 10-15 हज़ार लोग आ गए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे रिटेलर्स की तादाद जो है वो 3 मिलियन से ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि पावर सेक्टर जब तक ठीक नहीं होगा ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। और डेट सर्विसिंग में आपको बताऊं, उसका सबसे बड़ा मसला कैपेसिटी रीपेमेंट्स का है। हम ऐसे मुआहदे कर चुके हैं कि हम बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, हमने पैसे देने हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मेहताब साहब, आपके और शब्बर ज़ैदी साहब की बात सुन के ये क्लियर हो गया है कि इस बजट में पाकिस्तानी हुकूमत के पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है और मानने के लिए तैयार नहीं है। आज भी मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं जी मैं IMF की तजावीज़ पे गौर कर रहा हूँ और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस पे अमल ना करूँ। ये कैसे मुमकिन है? IMF का प्रोग्राम लेना है या नहीं लेना, बताएं। ठीक है, बात करें। शब्बर साहब से हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ख़ास तौर पे FBR के अंदर जो इस्लाहात की बात हुई थी और फिर इस बजट में टैक्स के हवाले से कौन से बड़े बड़े फैसले जो है करना ज़रूरी हैं, इस पे बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। शब्बर ज़ैदी साहब, आप भी FBR के चेयरमैन रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि आपको इतने खुश रहे हैं अपने इदारे से, और आपके बहुत से इंटरव्यूज़ भी आप सामने आए हैं। अब ये बताएं, इस बजट के अंदर वो कौन सी ऐसे इक़दामात हैं टैक्स की वसूली के हवाले से जो अगर ना हुए तो सूरत हाल फिर कंट्रोल से पहले भी बाहर है तो मज़ीद बाहर हो जाएगी? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा ना कि जब एक आदमी जब पूरी समझ ही नहीं रखता कि मसला क्या है तो वो मसले का हल नहीं कर सकता। जब आपने मिसाल ले ली, अभी आपने
रिटेलर्स की, होलसेलर्स की, जो कि बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में टैक्स का। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये जो हमारा 30 लाख ट्रेडर है, 20 लाख ट्रेडर है, ये है वो है। आप मुझे बताएं कि ये जो आपका सबसे बड़ा बाज़ार है पेशावर में, कोई बाज़ार ले लें, पेशावर में ले लें, कराची में ले लें, लाहौर में ले लें, जहाँ पे भी ले लें, मुझे ये तो बाद में, ये तो सवाल बाद में पैदा होगा ना कि उनसे टैक्स लेना है या नहीं लेना। मुझे कोई पाकिस्तान का मईशतदान ये बता दे आज कि इस बाज़ार में दुकानें कितनी हैं तो मैं आइंदा टैक्स का कारोबार छोड़ दूँगा। भाई ये बात आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि ये जो हम अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये लफ्ज़ पिट चुके हैं अब। ये बेकार की बात है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम, मैकेंजी, डिजिटलाइजेशन, ये सारे लफ्ज़ अब पिट चुके हैं। पहले तो ये गिन लो कि दुकानें हैं कितनी, बाद में टैक्स लेना ना उनसे। आपको बाज़ार के अंदर जाने नहीं देते, आप बाज़ार में जाके ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि दुकान किसकी है। तो हम किस दुनिया में बैठे हैं, किस चीज़ की बातें कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हमारा ये मकसद है। मैं ये बात बिल्कुल क्लियरली इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो कभी इस बात के, मैंने कहा था पहले भी कि यार मैं ये मायूसी की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मायूसी नहीं है, ये पाकिस्तान की हकीकत है। अब अगर हकीकत मायूस कुन है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो सबसे बड़ा टैक्स पेयर रह चुका हूँ। उनसे सवाल करें ना जो टैक्स पेयर नहीं थे। सही। तो मेरा सवाल आपसे कहने का ये है कि ये तो बहुत आगे की बात है ना कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होगी और ये होगा और वो होगा। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बता दें कि आज राजा बाजार पिंडी में दुकानें कितनी हैं और वो किसकी हैं। ठीक। और उन्हें कहें कि मैं 10 साल तक तुम्हें टैक्स नहीं लूँगा तुमसे। मैं आज आपको एक कानून बना देता हूँ कि मैं 10 साल तक राजा बाजार की किसी दुकान से टैक्स नहीं लूँगा। अगर वो रजिस्टर कराते मैं नाम बदल दूंगा आपको। आप उन्हें ये लिख के दे दें, आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दे दें कि राजा बाजार की किसी दुकान से मैं 10 साल तक टैक्स नहीं लूँगा। मुझे बता दें कि ये दुकान किसकी है तो मैं अपना नाम बदल दूंगा आपसे। देखिए, समझने की कोशिश करें। तो ये जो सिमें बंद करने वाली एक कोशिश हुई थी, सिर्फ दिखाने के लिए, ये सिमें बंद करने की जो पॉलिसी है, आपके ख्याल में ये कितनी कामयाब हो सकती है? टेलीफोन सिमें जो बंद करने का काम शुरू किया, क्या जी? ये टेलीफोन सिमें बंद करने का जो काम शुरू किया है, ये कितना कामयाब है? कौन सा वाला? ये टेलीफोन सिमें जो नॉन फाइलर्स कर देंगे। सिमें बंद करके सिम बंद कर दी ना उसने। चलो लेक सिम बंद कर दी, उससे क्या फायदा होगा? चलो बंद कर दी। ओ भाई, मकसद सिम बंद करने का ये है ना कि लोग रजिस्टर हों, सेल टैक्स में आए ना, इनकम टैक्स में आए। यार मेरी एक बात समझो ना, मैंने कल उससे जियो के प्रोग्राम में भी कहा था कि पाकिस्तान में 30 लाख सनती कंज्यूमर है बिजली का, 30 लाख, और सिर्फ 1 लाख सेल टैक्स में रजिस्टर है। कल नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब असेंबली में आए और वो ये ऐलान कर दें कि जो सनती यूनिट सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है उसकी गैस कल बंद हो जाएगी। ये तो एक आधे घंटे का काम है ना, इसमें कोई टाइम लगता है कि कल से जो आदमी सनती यूनिट की बिजली ले रहा है उसकी बिजली गैस बंद हो जाएगी, क्योंकि कानून में लिखा है कि हर सनती यूनिट को रजिस्टर होना चाहिए कल। और सिर्फ 1 लाख रजिस्टर है, 29 लाख रजिस्टर नहीं है। ये ऐलान कर दे सुबह आकर शहबाज शरीफ साहब कि ये 29 लाख कल सुबह की गैस और बिजली बंद हो जाएगी। तो ये ऐलान क्यों नहीं करते? आपके ख्याल में ये गवर्नमेंट क्यों नहीं करती ये ऐलान? शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं कर रहे ये ऐलान आपके ख्याल में? मैं जवाब दूं आपको जी। मुशर्रफ साहब ने एक सर्वे कराया था एसिड का। मुशर्रफ साहब जब नए नए आए थे, माशाल्लाह गवर्नमेंट थी, बड़े मजबूत हुक्मरान थे, ठीक है, वॉर ऑन टेरर लड़ रहे थे। एक सर्वे कराया था कि किसके पास क्या प्रॉपर्टी है। आपके पास फॉर्म आया था, आपके पास भी आया होगा जी। आप जाके FBR में किसी से पूछ लीजिए कि उसके बाद क्या हुआ। ओ भाई, ये माशाल्लाह गवर्नमेंट नहीं कर सकी, ये तो बेचारे बड़े मासूम हैं, किसकी बात कर रहे हो? माशाल्लाह गवर्नमेंट का सर्वे हुआ था एसिड का,
मुशर्रफ साहब ने करवाया था, याद करें 2000 में, हर एक घर में फॉर्म लेकर आए थे बंदे, उसकी बोरियां अभी भी FBR में रखी हैं, वो बोरियां खोल लो। ओ भाई, ये कौम भिखारी बन चुकी है, ये चाहते हैं कि हम इसी तरह रहें, इनको इज्जत नफ्स नहीं रास आती। ये इज्जत नफ्स का मसला है, ये माशरती मसला है। बहरहाल आप ये भी तो मानते हैं शहबाज ज़ैदी साहब कि ये कौम तो हमेशा पिसती रही है और इसके हुक्मरान जो हैं उनकी करप्शन, कोई नहीं, ये गलत, मैं आपकी बात नहीं मानता, उनके नहीं, मेरी बात सुने, गलत फैसलों की वजह से आज सूरत हाल यहाँ तक पहुंची। एक सेकंड यार, 1 मिनट। मैंने आपको कहा ना, ये जो सनती बिजली ले रहे हैं बगैर टैक्स दिए, ये खौम नहीं है क्या? क्या जो दुकानदार टैक्स रजिस्टर नहीं होना चाहते वो खौम नहीं है? ये भी गलत कहानी है कि खौम तो कुर्बानी देती रही। कौन सी कुर्बानी यार, कौन सी कुर्बानी? अगर कोई बंदा तुम्हें आके मार देता है, इसे कुर्बानी नहीं होती। कुर्बानी वो होती है जब बंदा खुद जाके शहीद हो, जिसके ऊपर बम गिर जाए वो शहीद नहीं होता। समझ आई मेरी बात? जिस बंदे पे बम गिर जाए वो शहीद नहीं होता, वो मुर्दा होता है, शहीद नहीं हो सकता। शहीद वो होता है जो खुद जाके लड़े। किस कुर्बानी की बात कर रहे हो आप? मजबूरी को कुर्बानी नहीं कहते। जी मेहताब साहब, आप क्या कहेंगे कि हुकूमत भी अगर कुछ नहीं कर सकती, अवाम भी कोऑपरेट नहीं कर रही है, और इस हद तक तो बात दुरुस्त है कि हम तो बिजली के बिल तक पूरी तरह नहीं ले सकते लोगों से। सर, ये मामला कैसे आगे चलेगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये हैं तो रियलिटी सारी, इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी जो शहबाज ज़ैदी साहब बात कर रहे थे कि किस मार्केट में कितनी दुकानें हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। FBR ने, आपको याद होगा, ये बिल्कुल ठीक कह रही है कि उस ज़माने में सर्विस इन्होंने शुरू किए थे और वो सर्विस दरमियान में फिर रोकने पड़े थे, आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के दौर में। मैं 2002-3 की बात है यार, 2002 और 3 की, हाँ तकरीबन। तो बुनियादी तौर पे देखें, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, हम जियो मैपिंग के जरिए कर सकते हैं यार। गिन लें कम से कम, उनको रजिस्टर्ड करना और उनको टेस्ट नेट के अंदर लेकर आना तो एक मुश्किल काम है। देखें, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर कोई ये समझता है, जैसे हमारा तर्ज हुकूमत है और जैसे लोगों का लाइफ स्टाइल है, कि ये IMF का लास्ट प्रोग्राम होगा, तो ये वैसे ही बातें हैं। ये जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं जी लास्ट प्रोग्राम है। ये लास्ट प्रोग्राम नहीं है, इसके बाद भी IMF का प्रोग्राम होगा जब तक हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करते। अगर हम ये चाहते हैं कि जो फ्री मार्केट इकोनॉमी के तहत इंपोर्ट्स हर तरह की खुली रहे और हर तरह का होता रहे, तो हमें डॉलर्स मांगे तांगे के मैनेज करने पड़ते रहेंगे। टैक्स नेट के अंदर लोग नहीं आना चाहते इस मुल्क के अंदर। ये रिट ऑफ द स्टेट का इशू है ना, कि रिट ऑफ द स्टेट को कायम करें और उनको लेकर आए। अगर स्टेट है तो स्टेट का बुनियादी फंक्शन क्या है, तो बुनियादी जो काम है वो करने की जरूरत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब विंडो ड्रेसिंग और पैच वर्क का टाइम खत्म हो चुका है। ठीक है, ये वक्त नहीं है अब हमारे पास। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे बड़े फैसले इस बजट में होने जा रहे हैं जिनके लिए आवाम को जो है इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि कैसे ये उनकी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शहबाज ज़ैदी साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा मेहताब हैदर से इस सेगमेंट का अगर आगाज़ कर लूँ, तो मेहताब हैदर, क्या बड़े फैसले आप समझ रहे हैं करेंगे सर? जी मैं आपकी तरफ आऊँगा सर, मैं वापस आता हूँ। ज़रा मुख्तसर सा ज़रा मेहताब हैदर से। सर, बुनियादी तौर पे ये IMF को हमें उनके प्रोग्राम में जाने के लिए एक सख्त किस्म का बजट देना पड़ेगा अगर हमने IMF के प्रोग्राम को क्वालिफाई करना है। क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि वो बोर्ड में लेकर जाएंगे और ये देखेंगे कि पाकिस्तान को लोन देना भी है या नहीं देना। वरना होता ये था कि नेगोशिएट पहले होता था और नेगोशिएट करके वो बोर्ड के पास जाते थे। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि पहले बोर्ड से इजाज़त लेनी है, उसके बाद लोन की चीज़ों को फाइनल करके बोर्ड में दोबारा जाना है। तो इतना आसान आगे रास्ता ये जो सख्त किस्म के फैसले हैं, ये सिर्फ आम गरीब लोगों के लिए होंगे या ताकतवर इदारों और ताकतवर लोगों के लिए भी होंगे? कोई ताकतवर लोगों के लिए नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, GST जो है वो मेजर थ्रस्ट होगा इसके ऊपर। पर्सनल इनकम टैक्स में आपको मेजर जो है वो करना पड़ेगा। सैलरीड क्लास जो है उसके जो है वो चेंज होंगे स्लैब्स। अब पेंशनर्स जो है वो सुनने में ये आ रहा है, पहले था कि पेंशनर्स के ऊपर भी टैक्स आ रहा है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि पेंशनर्स का थोड़ा सा मामला नीचे चला गया है। रियल एस्टेट के ऊपर जो है वो कुछ रेट्स बढ़ाने की बात है। तो
तो रजिस्ट्रेशन जो है ताजरों की, इसको वो देखते हैं कि आगे किस तरह से बढ़ाना है। पेंशन के ऊपर रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, अब किस तरह की होंगी, क्या कौमी इदारे जो हैं, अब ये देखें ना, गिमिक्स अगर आपने इस तरह के करने हैं कि 70,000 पोस्ट जो हैं, जो खाली पोस्ट थी वही ख़त्म कर रहे हैं, तो उससे बचत तो आपकी ज़ीरो होगी ना। तो ये गिमिक्स ना दिखाएं, जो रियल में मुश्किल फ़ैसले हैं वो करें। पेंशन की रिफॉर्म्स, SOEs की रिफॉर्म्स फिर एक बुरा वर्ड है, बुनियादी तौर पर जो मुश्किल फ़ैसले हैं वो करें, इनसे जान छुड़वाएं। ये PIA की प्राइवेटाइजेशन पता नहीं कितने अरसे से सुन रहे हैं। शहबाज साहब, आपके ख्याल में कौन से ताकतवर इदारे और लोग हैं जो इस तरह की रिफॉर्म्स की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं, और उनके हवाले से हुकूमत क्या कर सकती है, क्या ऑप्शंस हैं हुकूमत के पास? देखो, यहाँ पर भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। पाकिस्तान में जब किसी भी माशरे में कानून की अमलदारी नहीं होती तो हर बंदा अपनी जगह पे फ्यूडल बन जाता है। चपरासी भी फ्यूडल होता है, वो आपको दफ्तर में अंदर दाखिल नहीं होने देता। तो ये कहना कि ये इदारे या ये लोग फ्यूडल बन चुके हैं, ये निज़ाम जो है वो जंगल का निज़ाम बन चुका है, जिसमें छोटा जानवर बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाता जा रहा है, और जिसको जहाँ मौका मिलता है वो चलता रहता है। जंगल में भी शेर है, मगर हर छोटे मोटे जानवर भी एग्जिस्ट करते रहते हैं। तो जंगल के निज़ाम में और शहर के निज़ाम में फ़र्क होता है। पाकिस्तान जंगल के निज़ाम में तब्दील होता जा रहा है, जिसकी जहाँ ताकत चलती है वहाँ पे खा लेता है। मगर इसके ऊपर ज़ेरा निगाह का एक बड़ा मशहूर और मारूफ नज़म थी कि जंगल के निज़ाम में भी कोई सिस्टम होता है जिसमें शेर उस वक्त खाता है जब उसको भूख लग रही होती है। मगर हमारे यहाँ जो आपने कल वाक़या इनकम टैक्स के अंदर लड़ाई का देखा, जिसमें रिश्वत के ऊपर लड़ाई हो रही थी, अब उसमें प्रॉब्लम यह है कि शेर वहाँ भी खाने लगा है जहाँ पर उसको भूख भी नहीं लगी हुई। ठीक है, तो मैं ये बातें मायूसी की नहीं कर रहा, मुझे खुशी इस बात की है कि ये जो सारी बातें मैं कहता रहता हूँ और जो मेरी जनरल डिस्कोर्स है वो पाकिस्तान की आवाम एप्रिशिएट करती है, एक्सेप्ट करती है। जहाँ मैं जाता हूँ वो मेरे हाथ चूमते हैं कि आप सच बोलते हैं। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये निज़ाम किसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से या इस्लामाबाद की किसी फाइल से या किसी सियासतदान के बाहर आने से सही नहीं होगा। ये मैंने पहले आपको बात की थी, मैंने कहा था ना कि नाकामी को कबूल करें। ये नाकामी की कबूलियत का वक्त आ रहा है, और जब एक दफ़ा नाकामी की कबूलियत आ जाएगी तो चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। बात ये है, बात समझने की जो है वो ये है कि जो हमारे हुक्मरान हैं और ये हमारी असेंबली है, ये सबसे बड़ी रुकावट है किसी भी तब्दीली में लाने में। ये लोग, इनको पहली बात तो इनको समझ ही नहीं है। मैं आपको आज भी गारंटी कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ, गारंटी से, कि जो आपके 350 MNA बैठे हैं, अगर इनमें से 50 भी ज़्यादा है, अगर 40 आदमी मुझे बजट का बेसिक समझाते हैं कि ये बजट का बेसिक ये है, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो ये जब 350 जब बजट को अप्रूव या डिसअप्रूव करेंगे तो आप क्या समझते हैं कि उनका कोई रोल है? अगर रोल नहीं है, सियासी हुकूमतों में क्यों है? जमहूरी माशरों के अंदर जितने भी मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, चाहे वो इंडिया के लोग हैं या जो भी, ज़रूरी नहीं कि तमाम के तमाम मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे हों या बहुत सूझबूझ रखते हों। तो पढ़े लिखे की बात नहीं है यार, यही तो प्रॉब्लम है। मेरी बात समझो, एक सेकंड, एक मिनट, बात खत्म नहीं करना यार। ये बात पढ़े लिखे की नहीं है। उनकी पार्टी के अंदर बजट के फाइनेंस के ऊपर मीटिंग होती है। आज मुझे बताएं कि जब PMLN आज बजट प्रेजेंट करने जा रही है, क्या किसी पीपल्स पार्टी या PMLN ने कोई सेशन अपने लोगों का किया है कि हम ये करने जा रहे हैं? बताएं ना, मुझे समझाएं ना जरा। तो 4 आदमी बैठकर कमरे में फैसला करेंगे ना। और सिमिलरली जो PTI सामने बैठी है, सुन्नी इत्तेहाद तहरीक, क्या उन्होंने ये कहीं सामने रख के बताया है कि ये भाई ये आप लोग, यही तो प्रॉब्लम है। मुशर्रफ साहब समझते हैं BA पास की बात नहीं है, ये डेमोक्रेसी का एलिमेंट होता है कि पार्टीज अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को साथ लेके चलती हैं।
ये पाकिस्तानियों को समझ ही नहीं आती। ओ भाई, ये एमएनए बैठे हैं जो रूलिंग पार्टी है, वो आज इजलास बुलाए कि भाई ये मसला है, हम ये करने जा रहे हैं, आपका क्या व्यू है? इनसे साहब सियासी जमातों के पास तो अपना कोई वजीर खजाना भी नहीं होता, वो भी इम्पोर्टेड लाना पड़ता है, और एक जमात, इसीलिए तो मेरी बात सुनो, इसीलिए तो पार्टी लीडर जो होता है वो डिक्टेटर होता है हमारे मुल्क में। जो पार्टी का लीडर है वो डिक्टेटर है, उसको तो एमएनए का हाथ खड़ा करवाना है सिर्फ, उसको थोड़ी बताना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। चले, मेरी बात तो आप मेरी बात नहीं समझ रहे। सही, उसको ये इस पे जाहिल और जाहिल की बात नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? उसको हाथ खड़ा करवाना है। सोल्यूशन दे दे, सोल्यूशन क्या है? ये आप समझे, आप कह रहे कौन रुकावट है? रुकावट पाकिस्तान की असेंबली है, जो पाकिस्तान में कोई करेक्शन नहीं होने देती, क्योंकि वो असेंबली शख्सियतों की बुनियाद पे बनी है। इमरान खान की पार्टी, नवाज शरीफ की पार्टी, भुट्टो की पार्टी, इसकी पार्टी, उसकी पार्टी। ओ भाई, पार्टी की पॉलिसी क्या है? मगर शहबाज साहब, इस मुल्क में ऐसे अदवार भी आए कि जब असेंबलियां नहीं थी, जनरल ज़िया-उल हक का दौर था, जनरल मुशर्रफ का दौर था, उस वक्त भी कोई बेहतरीन नहीं। ज़िया-उल हक की बात नहीं करें, आप बताएं, एक सेकंड, एक मिनट, क्या सारी दुनिया इस बात को नहीं मानती कि अय्यूब खान के माशाल्लाह में तरक्की हुई थी? क्या दुनिया इस बात को नहीं मानती कि मुशर्रफ के 3 साल बेहतर गवर्नमेंट थी? जिस वक्त भी डिक्टेटर ने आकर सियासी पार्टियों को इन्वॉल्व किया है, गवर्नमेंट तबाह हो गई है। शब्बर साहब, अय्यूब खान के दौर में जो तरक्की हुई थी, उस नाम सुनहरे दौर के बाद मुल्क 2 लख्त हो गया था, 2 टुकड़े हो गया था उस तरक्की के बाद। ज़िया-उल हक तो एक जालिम इंसान था, वो तो इस्लाम के नाम पर आया था। ज़िया-उल हक को छोड़ दें। मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान की माशी तरक्की में डिक्टेटरों का दौर सियासतदानों से बेहतर है। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि आर्मी को ले आओ, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं तो सिर्फ आपने पूछा कौन है जो नहीं करने देता। बहरहाल इस हवाले से भी मुख्तलिफ राय मौजूद हैं। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया, सहाफ़ी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने का, आइंदा भी हम आपको ज़हमत देते रहेंगे। मेहताब हैदर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ राय हो सकती हैं तारीख़ के एतबार से, जमहूरियत, मईशत और आमरीत के हवाले से, मगर एक बात तो होता है कि जो भी पाकिस्तान में सियासी नुमाइंदे हैं, वो जितने भी बुरे, कमज़ोर, नाअहल या करप्ट हैं, वो अपने अवाम से राब्ते में रहते हैं। वो शायद टेक्नोक्रेट्स की तरह बहुत कुछ तो नहीं जानते, और ना ही फ़ौजी आमरों की तरह उनके पास इतनी ताकत होती है, मगर इसके बावजूद भी वो अवाम के साथ राब्ते में रहते हैं, और कम से कम अवाम उनका गिरबान तो पकड़ सकती है। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।